Good evening everyone. This is Kirti Tiwari and in this video we will discuss practice paper 32 from Dr. Ranjit Singh. और जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रैक्टिस पेपर 1 से लेके 31 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन द चैनल. सो गाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर TGT PGT and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of the series because it is very beneficial series for all state TGT PGT exam. And now discuss practice paper 32. देखिए प्रैक्टिस पेपर 32 का पहला क्वेश्चन है आपके लिए. विच हैड अ पार्टिकुलर इफेक्ट अपॉन लिटरेचर ऑफ द विक्टोरियन एज. विक्टोरियन एज की लिटरेचर पर निम्न में से किसका प्रभाव दिखाई देता है. क्वीन विक्टोरिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, द डिस्कवरीज ऑफ साइंस या फिर ऑल ऑफ दीज. सो आपको बताना है कि विक्टोरियन एज की जो लिटरेचर है उस पर इन निम्न में से किसका प्रभाव दिखाई देता है. तो पार्टिकुलर किसी एक चीज़ का प्रभाव इनमें से दिखाई देता है. द डिस्कवरीज ऑफ साइंस. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, द डिस्कवरीज ऑफ साइंस. क्योंकि आप लोग जानते हैं विक्टोरियन एज को साइंटिफिक एज के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस एज में साइंस के क्षेत्र में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नए आयाम स्थापित कर लिए थे और विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कार शुरू हो गए थे जैसे कि रेलवे, स्टीमशिप एंड टेलीग्राफ वगैरह. देखिए क्वेश्चन नंबर 2. विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर रन्स फ्रॉम. विक्टोरियन एज इंग्लिश लिटरेचर में कब से शुरू होता है, स्टार्ट होता है. सो ये स्टार्ट होता है 1837 से और 1901 तक रहता है. उसके बाद मॉडर्न एज की शुरुआत हो जाती है. सो द राइट ऑप्शन विल बी टी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ईयर क्वीन विक्टोरिया असेंडेड टू द थ्रोन. यानी किस ईयर में क्वीन विक्टोरिया की ताजपोशी हुई, वह महारानी बनी इंग्लैंड की. सो दिस ईयर इज़ 1837. 1837 में क्वीन विक्टोरिया महारानी बनी थी इंग्लैंड की और इसी पर्टिकुलर एज से विक्टोरियन एज की शुरुआत मानी जाती है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 1837. देखिए क्वेश्चन नंबर 4. द फर्स्ट रिफॉर्म बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. यानी फर्स्ट रिफॉर्म बिल कब इंट्रोड्यूस कराया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में. सो ये इंट्रोड्यूस कराया गया 1832 में. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 1832. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. इन पॉलिटिकल एंड सोशल स्फीयर देयर वॉज ए मूवमेंट फॉर. यानी कि पॉलिटिकल एंड सोशल स्फीयर में किस किस के लिए मूवमेंट हुआ. सो इकोनॉमी, लॉ, डेमोक्रेसी या फिर ऑल ऑफ दीज. तो इन सभी चीज़ों के को उठाया गया. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 6. विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज मार्क्ड बाई द प्रोग्रेस ऑफ साइंस. यानी कि कौन सा एज इंग्लिश लिटरेचर में साइंस की वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत माना जाता है, जिसमें साइंस ने बहुत तरक्की की, वो कौन सा एज है. सो ये विक्टोरियन एज है. विक्टोरियन एज को एक वैज्ञानिक युग के रूप में देखा जाता है क्योंकि इस एज से ही जो आविष्कार हैं और इन्वेंशन है इनकी खोज हो चुकी थी. क्वेश्चन नंबर 7. विच डिकेड इन विक्टोरियन एज वॉज ए पीरियड ऑफ हंगर एंड मिजरीज. ठीक है, विक्टोरियन एज का कौन सा पीरियड हंगर एंड मिजरी का डिकेड माना जाता है. सो 40s. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, 40s. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. द विक्टोरियन एज वॉज मार्क्ड बाई द स्पिरिट ऑफ. ठीक है, इसमें किसकी स्पिरिट को दिखाया गया है. इंक्वायरी, क्रिटिसिज्म, रिलीजियस अनसर्टेनिटी. तो ये तीनों ही स्पिरिट का इसमें उदय हुआ. सो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9. इन इंग्लैंड विच मटेरियल एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज फाउंड इन विक्टोरियन एज. इन इंग्लैंड विच मटेरियल एप्लीकेशन ऑफ साइंस, विज्ञान की कौन सी मटेरियल एप्लीकेशन विक्टोरियन एज में पाई जाती है. सो रेलवेज, स्टीमशिप, टेलीग्राफ, ऑल ऑफ दीज. तो मैंने अभी बताया कि इन सब का आविष्कार हो चुका था. रेलवे लाइन, यातायात के क्षेत्र में तो बहुत ही विकास हुआ था. स्टीमशिप, रेलवेज, टेलीग्राफ, इन सबका जो है निर्माण हो चुका था. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 10. हु गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी थी. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन थ्योरी दी थी.
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु रोड दीज लाइन्स, ये लाइन्स किसने लिखी थी? वंडरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, वन डेड the other powerless to be won. So these lines are written by Matthew Arnold. So the right option will be D, Matthew Arnold. Next है क्वेश्चन नंबर 12, हु रोड द ऐसे द स्टडी ऑफ पोइट्री, द स्टडी ऑफ पोइट्री ऐसे किसके द्वारा लिखा गया था? सो ये लिखा गया था मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, मैथ्यू आर्नोल्ड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्री रेफलाइट मूवमेंट द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एंड द एस्थेटिक मूवमेंट स्टार्टेड, यानी कौन से इंग्लिश लिटरेचर के कौन से एज में प्री रेफेलाइट मूवमेंट शुरू हुआ, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड एस्थेटिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ये तीनों ही मूवमेंट किस एज में स्टार्ट हुए? तो ये विक्टोरियन एज में शुरू हुए थे तीनों मूवमेंट, प्री रेफेलाइट, ऑक्सफोर्ड एंड एस्थेटिक मूवमेंट. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, विक्टोरियन एज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, which Victorian poet gave moral message to instruct the world? निम्न में से किस विक्टोरियन पोइट ने संसार को मॉरल मैसेज दिया, ठीक है, संसार को निर्देशित किया? सो टेनिसन हुए या फिर ब्राउनिंग या फिर रस्किन या फिर ऑल ऑफ दीज. सो द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका टी, ऑल ऑफ दीज. इन सभी ने संसार को एक मॉरल इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच विक्टोरियन राइटर इज कॉल्ड पैसिमिस्ट? निम्न में से कौन से विक्टोरियन राइटर पैसिमिस्ट कहे जाते हैं या पैसिमिस्ट के रूप में जाने जाते हैं? सो ये थॉमस हार्डी हैं. थॉमस हार्डी को एक पैसिमिस्ट राइटर के रूप में जाना जाता है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, थॉमस हार्डी. देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर्स of the Pre-Raphaelite Brotherhood, a group of English painters, poet and arts critics founded in 1848. ठीक है, निम्न में से कौन से मेंबर्स जो हैं वो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड से संबंधित रहे हैं? जो कि प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड क्या था? एक ग्रुप था इंग्लिश पेंटर्स का, पोइट्स का, आर्ट क्रिटिक्स का, जो कि 1848 में फाउंडेड स्थापित हुआ था. ठीक है, इसमें सभी लोग थे, पेंटर भी थे, कुछ पोइट थे, कुछ आर्ट क्रिटिक्स थे, और ये 1848 में फाउंडेड हुआ था. तो ये जो इसमें जो मेंबर्स इससे जो जुड़े हुए थे वो कौन है? तो देखिए ऑप्शंस, विल हॉलमन हंट एंड जॉन एवरेट मिलेसिस, दंते गैब्रियल रोसेट्टी एंड विलियम मिकेल रोसेट्टी, जेम्स कॉलिंसन फ्रेडरिक, जॉर्ज स्टीफन्स एंड थॉमस वूलनर. सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. ये सभी इस ग्रुप से संबंधित हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच आइडियल्स वर एम्फेसाइज्ड बाय विक्टोरियन लिटरेचर? ठीक है, कौन से आदर्श विक्टोरियन लिटरेचर में स्थापित किए गए? जस्टिस, ट्रूथ, ब्रदरहुड. सो ऑल ऑफ दीज. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. इस सभी के सभी स्थापित किए गए. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक्सप्रेसेस द फ्यूजन ऑफ रोमांटिसिज्म टू रियलिज्म? विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कौन सा एज एक्सप्रेस करता है फ्यूजन को, जो रोमांटिसिज्म और रियलिज्म दोनों के फ्यूजन को? सो विक्टोरियन एज एंड मॉडर्न एज, ये दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी, दोनों. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टेनिसन बिलोंग टू? किस एज से, इंग्लिश लिटरेचर के कौन से एज से टेनिसन संबंध रखते हैं या बिलोंग करते हैं? तो आपको पता है टेनिसन इज ए रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, विक्टोरियन एज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, G.B. Shaw is popularly known as a, G.B. Shaw जाने जाते हैं एज ए पोइट, नोवेलिस्ट, प्रोज राइटर्स और ड्रामाटिस्ट. किस रूप में वो फेमस हैं? सो वो एक ड्रामाटिस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट के रूप में वो जाने जाते हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ड्रामाटिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ मॉर्नफुल लिरिक? निम्न में से कौन सी लिरिक को मॉर्नफुल लिरिक कहा जाता है? सो आपको पता है मॉर्नफुल लिरिक एलेजी को कहते हैं. ये एक शोक गीत होता है. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एलेजी.
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द बेस्ट एलिजी आर करेक्टराइज्ड बाय पर्सनल सोरो टू जनरल सोरो ऑफ मैनकाइंड, बी अ जेंटल melancholy, सी डिग्निफाइड एंड सोलोमन इन टोन, ऑल ऑफ द एबव। सो एक बेस्ट एलिजी में ये सभी विशेषताएं होती हैं, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। द फर्स्ट एलजी अमंग द फॉलोइंग पोइट्स वॉज रिटन बाय, निम्न में से किस पोइट के द्वारा सबसे पहली एलजी लिखी गई। सो स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने अपने जो को पोइट थे उनके लिए सिडनी के लिए उन्होंने एलजी लिखी थी। सो सबसे फर्स्ट एलजी स्पेंसर के द्वारा लिखी गई इनमें से। सो द राइट ऑप्शन विल बी स्पेंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। द एलजी एस्टोफेल इज अबाउट, जो एलजी है एस्ट्रोफेल ये किसके बारे में है। सो द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी, ये सर फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखी गई और किसके द्वारा लिखी गई, स्पेंसर के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। टेनिसन्स इन मेमोरियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, टेनिसन की जो मेमोरियम है वो किसका गुड एग्जाम्पल है। सो ये एक पर्सनल एलर्जी का एग्जाम्पल है। सो द राइट ऑप्शन विल बी पर्सनल एलर्जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। एलर्जी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड वॉज रिटेन बाय, एलर्जी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड किसके द्वारा लिखी गई थी। सो दिस इज रिटेन बाय टॉमस ग्रे। सो द राइट ऑप्शन विल बी टॉमस ग्रे। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 27। लिरिकल बैलाड्स इज पब्लिश्ड इन, लिरिकल बैलाड्स कब पब्लिश हुई थी, किस ईयर में पब्लिश हुई थी। सो ये पब्लिश हुई थी 1798 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 1798। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। लिटरेरी बैलाड इज ऑल्सो कॉल्ड, लिटरेरी बैलाड को और किस नाम से जाना जाता है। सो द बैलाड ऑफ आर्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी द बैलाड ऑफ आर्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इन पोइट्री एन एलेगरी इज ए नैरेटिव हैविंग डबल मीनिंग, लिटरल एंड मेटाफोरिकल। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एलेगरी एक नैरेटिव पोइम होती है जिसका क्या मीनिंग होता है, डबल मीनिंग देती है, लिटरल एंड मेटाफोरिकल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। एलेगरी हैज़ दीज करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एलेगरी में कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट बिलोंग्स टू इम्पर्सनल पोइट्री, ठीक है, ये इम्पर्सनल पोइट्री होती है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है, एक तरह से पर्सनल नहीं होती। द करेक्टर्स एंड इंसिडेंट सिम्बोलाइज अंडरलेइंग आइडियाज, ठीक है, इसमें जो करेक्टर्स होते हैं, जो इंसिडेंट होती हैं, उन्हें एज ए सिम्बल की तरह से यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन एक्सटेंडेड सिम्बॉलिक नैरेटिव, और ये एक एक्सटेंडेड सिम्बॉलिक नैरेटिव होती है। सो ऑल ऑफ द एबव। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, सभी विशेषताएं एक एलेगरी की विशेषताएं हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। द पर्पज ऑफ एलेगरी इज टू, जो पर्पस क्या होता है एलेगरी का। सो इसका पर्पस होता है टू प्रीच मॉरल, ठीक है, नैतिक उपदेश देना। सो द राइट ऑप्शन विल बी मतलब नैतिक पाठ देना या नैतिक शिक्षा देना। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विच विक्टोरियन राइटर इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, विक्टोरियन कौन से विक्टोरियन राइटर को आशावादी के रूप में मतलब जाना जाता है। तो ब्राउनिंग को ऑप्टिमिस्ट माना जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, जो टॉमस हार्डी हैं उन्हें हम एज ए पेसिमिस्ट बुलाते हैं, जबकि ब्राउनिंग को हम एज ए ऑप्टिमिस्ट बुलाते हैं, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, और ये मोनोलिक लिखते थे वही वाले रॉबर्ट ब्राउनिंग है। देखिए नोट द फॉलोइंग MCQs 34 to 53 आर फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट, ये रोमियो एंड जूलियट ट्रेजेडी से यहाँ कुछ MCQs लिए गए हैं, जो विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34। होम डज मर्क्यूशियो कर्स, किसे मर्क्यूशियो अभिशाप देता है एज ही लाई डाइंग आफ्टर ए ड्यूल, जब वो मर जाता है एक ड्यूल के समय, ड्यूल के बाद जब वो मरता है तो वो किसी एक अभिशाप देकर जाता है। सो द मॉन्टेग एंड कैपुलेट, वो मॉन्टेग एंड कैपुलेट को कोसता है कि अगर आप लोगों की जो आपसी रंजिश थी उसकी वजह से आज मैं मारा गया। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, द मॉन्टेग्स एंड कैपुलेट्स। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35।
इन वॉट एरिया इज फ्रायर लॉरेंस एन एक्सपर्ट। फ्रायर लॉरेंस किस एरिया में एक्सपर्ट थे, यानी कि किस क्षेत्र विशेष में वो माहिर थे। सो प्लांट एंड हर्ब्स, क्योंकि वो एक वैद्य टाइप थे, तो प्लांट एंड हर्ब्स के क्षेत्र में वो एक्सपर्ट थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। वॉट टर्म डज द कोरस यूज टू डिस्क्राइब द लवर्स। ठीक है, इस प्ले की शुरुआत में एक कोरस आता है जो एक वर्ड यूज़ करता है, एक टर्म यूज़ करता है इन लवर्स के लिए, यानी रोमियो एंड जूलियट के लिए। तो वो कौन सा टर्म यूज़ करता है कोरस? सो स्टार क्रॉस्ड बोलता है वो, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, स्टार क्रॉस्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। वाई डज टिबल्ट फर्स्ट चैलेंज रोमियो टू ए ड्यूल। टिबल्ट सबसे पहले चैलेंज क्यों करता रोमियो को ड्यूल के लिए? बिकॉज ही इज ऑफेंडेड दैट रोमियो शोज अप एट द कैपुलेट बॉल्स। क्योंकि जो रोमियो है वो कैपुलेट की बॉल्स पर उसे दिखाई दिया था, इसीलिए वो उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर सीन इन द प्ले। निम्न में से कौन सा पॉपुलर सीन माना जाता है इस प्ले का? जैसे गार्डन सीन है, स्ट्रीट सीन है, बैटलफील्ड सीन है, और फिर बालकनी सीन है। सो ये बालकनी सीन इज अ पॉपुलर सीन ऑफ द प्ले। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, बालकनी सीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। विच गेस्चर स्टार्ट द फाइट बिटवीन द मॉन्टेग एंड कैपुलेट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। सो थंब बाइटिंग से स्टार्ट होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, थंब बाइटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। वाई डज बेनवोलियो ड्रॉ हिज स्वॉर्ड इन द स्ट्रीट। बेनवोलियो क्यों अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करता है ऑफ इन स्ट्रीट? टू स्टॉप द फाइट बिफोर इट बिगेंस। फाइट को रोकने के लिए, इससे पहले कि वो शुरू हो। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, टू स्टॉप द फाइट बिफोर इट बिगिंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। विच करेक्टर क्लेम्स टू हेट पीस। विच करेक्टर क्लेम्स, कौन सा करेक्टर क्लेम करता है कि वो शांति से घृणा करता है? सो वो है टिबेल्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, टिबेल्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 42। हु स्टॉप द स्ट्रीट बैटल। स्ट्रीट बैटल को कौन रोकता है? सो प्रिंस एस्केलस। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, प्रिंस एस्केलस। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। वाई इज रोमियो सो मेलंकली व्हेन द प्ले बिगिंस। जब प्ले की शुरुआत होती है तो रोमियो उदास क्यों दिखाई पड़ता है? ही लव्स रोजलिन बट शी डज नॉट लव हिम। क्योंकि वो रोजलिन से प्यार करता है बट शी डज नॉट लव हिम, वो नहीं उससे करती। सो ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। वाई डज कैपुलेट वॉन्ट पेरिस टू वेट बिफोर मैरिंग जूलियट। वो कैपुलेट पेरिस को वेट करने के लिए क्यों कहते हैं? मैरी मतलब जूलियट से शादी करने के लिए वो उससे कहते हैं कि कुछ दिन का वो वेट करे। ऐसा क्यों वो बोलते हैं? क्योंकि जूलियट इज़ टू यंग टू गेट मैरिड। वो अभी बहुत छोटी है शादी के पर्पज से। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। वाई डज पीटर आस्क रोमियो एंड बेनवोलियो टू रीड द इनविटेशन लिस्ट। ठीक है, पीटर एक नौकर का नाम है, वो रोमियो और बेनवोलियो से उस इनविटेशन लिस्ट को पढ़ने को कहता है। क्यों कहता है वो? बिकॉज वो खुद इलिटरेट है, वो पढ़ नहीं सकता, इसीलिए वो उन लोगों को कहता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, ही कैन नॉट रीड इट्स हिमसेल्फ। वो खुद से नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। वॉट मिस्टेक डज पीटर मेक। क्या गलती पीटर से हो जाती है रिगार्डिंग रोमियो और बेनवोलियो। ठीक है, बेनवोलियो और रोमियो से संबंधित कौन सी गलती पीटर कर देता है? क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि वो मॉन्टेग है, क्योंकि मॉन्टेग और कैपुलेट में तो दुश्मनी थी ना, तो मॉन्टेग के घर से थोड़ी किसी को बुलाना था। सो ही डज नॉट रियलाइज, उसे ये रियलाइज ही नहीं होता दैट दे आर मॉन्टेग्स, के वो लोग मॉन्टेग हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। वाई डज बेनवोलियो वांट रोमियो टू गो टू द फीस्ट। बेनवोलियो क्यों चाहता है कि रोमियो फीस्ट में जाए?
टू कंपेयर रोजालिन टू अदर ब्यूटीफुल वुमेन, जिससे कि उसे ये पता चल सके रोजालिन से भी बहुत खूबसूरत वुमेन्स होती हैं इस दुनिया में, जिसके प्यार में वो पागल बन बैठा है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, टू कंपेयर रोजालिन टू अदर ब्यूटीफुल वुमेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, वाई डज रोमियो एग्री टू गो टू द फीस्ट। एग्री क्यों हो जाता है रोमियो फीस्ट में जाने को? ही होप टू सी रोजालिन, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो शायद रोजालिन से वहाँ मिल सकता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ही होप्स टू सी रोजालिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, हाउ ओल्ड वॉज लेडी कैपुलेट व्हेन शी गेव बर्थ टू जूलियट। ठीक है, जो लेडी कैपुलेट हैं यानी जूलियट की मदर, उन्होंने जब जूलियट को जन्म दिया था तब वो कितने साल की रही होंगी? ठीक है, तो ऑलमोस्ट द सेम एज जूलियट इज इन द प्ले, यानी कि वो उतनी ही एज की थी जितनी कि जूलियट इस प्ले में दिखाई गई है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, विच करेक्टर शोज द मोस्ट अथॉरिटी ओवर द नर्स। नर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा अपना अधिकार कौन दिखाता है, शो करता है? सो जूलियट। जूलियट की केयर टेकर के लिए एक्चुअली एक नर्स को रखा है लेडी कैपुलेट ने, एंड मिस्टर जो कैपुलेट है उसके फादर, उन्होंने नर्स को रखा हुआ है उसके लिए। तो जो जूलियट है वो सारी अपनी जो पर्सनल सीक्रेट हैं, अपनी सारी बातें इस नर्स के साथ शेयर करती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, जूलियट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, होम डज जूलियट इनिशियली वांट टू मैरी। यानी कि किससे जूलियट स्टार्टिंग में शादी करना चाहती थी? पेरिस से, रोमियो से, या फिर नो वन। सो वो किसी से भी स्टार्टिंग में शादी करना नहीं चाहती थी, कि ऐसा उसका कोई इरादा नहीं था शादी करने का। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, नो वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, वॉट डज जूलियट एग्री टू डू विद रिगार्ड टू पेरिस। ठीक है, जूलियट क्या अपनी सहमति जताती है पेरिस से शादी करने के मामले में? तो वो कहती है कि शी इफ़ सी कैन लव हिम, वो मतलब सोचेगी इस बारे में कि वो उससे प्यार करती है या नहीं, या कर सकती है या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, विच करेक्टरिस्टिक ऑफ द नर्स इज मोस्ट एविडेंट इन हर फर्स्ट अपियरेंस। ठीक है, कौन सी करेक्टरिस्टिक, कौन सी विशेषता नर्स की मोस्ट एविडेंट है उसके जो फर्स्ट अपियरेंस जब हम उसका देखते हैं प्ले के अंदर? सो हर ह्यूमरसली वल्गर व्यू ऑफ सेक्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन। निम्न में से कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड किया गया? द पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, द टू नोबल किंग्समैन, एंड कार्डेनियो एंड लव लेवर वॉन, या नन ऑफ दीज। सो आपको पता है इनमें से कोई भी प्ले फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, नन ऑफ दीज। Number 55, how many Shakespeare's play had already been published in quarto edition before 1623। कितने प्ले उनके कार्टो एडिशन से पहले, मतलब जो 1623 में उनका जो फर्स्ट फोलियो आया था उससे पहले ही पब्लिश जो हो गए थे कार्टो एडिशन में, वो तो कितने प्ले थे? वो 18। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, 18। एंड कहीं कहीं ये संख्या 19 भी है किसी किसी बुक में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, हु देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56, हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर इन अ पैम्फलेट कॉल्ड अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस 1552। ठीक है, निम्न में से कौन शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करता है अपने पैम्फलेट अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस में, जो कि 1592 में आया? सो ये रॉबर्ट ग्रीन थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, हु कॉल्ड शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमोरी। डियर सन कहता है कौन उनको? मेमोरी का। एंड ग्रेट हीयर ऑफ फेम, तुम तो प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी हो। डियर सन ऑफ मेमोरी, मेमोरी के पुत्र और प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी हो। वॉट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये कौन कहता है इन लाइंस को शेक्सपियर के लिए? सो these lines are written by John Milton in his poem. So the right option will be A, John Milton.
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 58. Who stated his aim in writing poetry to console the afflicted, to add sunshine to daylight by making the happy happier, to teach the young and the gracious of every age to see, to think and to feel, and therefore to become more actively and securely virtuous. कौन कहता है ये लाइन्स? सो these lines are stated by William Wordsworth. So the right option will be D, William Wordsworth. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59. Who opined that the poet task is to break through this crust of custom, remove this film of familiarity and soften these hardened hearts? सो किसकी विचारधारा है ये? सो विलियम वर्ड्सवर्थ की है. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है 60. Who has written poetry as I am recommending is, as far as is possible, a selection of the language really spoken by man? सो किसने लिखी हैं ये लाइन्स? सो ये लाइन्स आर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस. सो डी इज द राइट ऑप्शन, विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61. हु राइट्स पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, a man who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind. So these lines are written by William Wordsworth. So the right option will be D, William Wordsworth in preface. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62. In which work John Milton defends the individual against the control of a government or religious authority? He also attacks the concept of titles and other forms of pomp. So this is Defense Sikanja, 1654 में आई उनकी. So the right option will be A. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63. विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन डिस्क्राइब्स क्राइस्ट इनकारनेशन? मिल्टन की कौन सी पोएम क्राइस्ट इनकारनेशन को डिस्क्राइब करती है? एंड इज ओवर थ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर्स. द पोएम ऑल्सो कनेक्ट द इनकारनेशन विद क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, 1629. और ये उनकी अर्ली पोइम्स में मानी जाती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64. विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन हैज़ अकॉर्डिंग टू थॉमस कॉन्स जनरली नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64. विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन हैज़ अकॉर्डिंग टू थॉमस कॉन्स जनरली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मिल्टन्स फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ पोएटिक जीनियस? थॉमस कॉन्स के अनुसार मिल्टन की कौन सी पोएम उनका फर्स्ट पोएटिक जीनियस मानी जाती है? एंड क्वालिटेटिवली ए पोएम टू बी सेट अलोंगसाइड लिसिडस एंड अ मास्क प्रेजेंटेड एट लूडलो कासल, 1634, एज इज मोस्ट सिग्निफिकेंट पोइटिक वर्क्स बिफोर पैराडाइज लॉस्ट. सो दिस इज ऑल्सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, 1629. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. देखिए क्वेश्चन नंबर 65. इन विच वर्क ऑफ मिल्टन वी कम अक्रॉस डिबाउस्ड कॉमर्स, अ करेक्टर इंस्पायर्ड बाय द गॉड ऑफ रेवरली? मिल्टन के कौन से वर्क में हम डिबाउस्ड कॉमर्स से मिलते हैं? डिबाउस्ड का मतलब होता है लस्टफुल या लंपट या आवारा. सो ये उनका वर्क कॉमर्स है. अ मास्क प्रेजेंटेड एट लूडलो कासल, 1634. ये इसका कंप्लीट टाइटल है. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, कॉमर्स. 1634 में आई उनका वर्क. नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन नंबर. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66. कॉमर्स आर्क्स द लेडी से वो प्रार्थना करता है टू बी नॉट कॉय, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड ड्रिंक फ्रॉम हिज मैजिकल कप. जो इसको एक ड्रिंक ऑफर करता है पीने के लिए जो उसका मैजिकल कप में भरी हुई है, रिप्रेजेंटिंग सेक्सुअल प्लीजर एंड intemperance, but she repeatedly refuses, arguing for the virtuousness of temperance and chastity. So the right option will be A, virtuousness of temperance and chastity. देखिए क्वेश्चन नंबर 67. लिसिडस इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन की पोएम लिसिडस रिटन इन 1637 एज ए.
1637 में लिखी गई किस रूप में? सो ये लिखी गई एज ए पेस्टोरल एलजी के रूप में। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। इन विच पोएम, किस पोएम में ऑफ जॉन मिल्टन द ग्रीक गॉड फोबियस द सन गॉड एंड जॉव किंग ऑफ गॉड्स वॉइस, किस पोएम में मिल्टन की में हम सुनते हैं फोबियस की साउंड जो कि सन गॉड हैं, और जोव की साउंड जिन्हें क्या माना जाता है, गॉड ऑफ किंग ऑफ गॉड माना जाता है, उनकी साउंड हम सुनते हैं। सो लेसिडस में हम ये सुनते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, लेसिडस 1637। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। Which of the following plays of Galsworthy is the story of a martyr who lays his life down for the pacific principles, being victimized by the illiterate hooligan mob? So the right option will be A, the mob. Next question number 70. Which of the following plays of Galsworthy deals with professional morality? निम्न में से कौन से प्लेस गाल्सवर्दी के प्रोफेशनल मॉरलिटी से डील करते हैं? सो ओल्ड इंग्लिश, द फॉरेस्ट, द फर्स्ट एंड द लास्ट, या फिर बोथ ए एंड बी? सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, बोथ ए एंड बी। दोनों ओल्ड इंग्लिश और द फॉरेस्ट, ये दोनों ही प्ले गाल्सवर्दी के प्रोफेशनल मॉरलिटी से डील करते हैं। So the right option will be D. And next question number 71. In Galsworthy plays, the individual villain is substituted by the invisible force society who observed. His naturalism is akin to that of Ibsen. He shared the moral earnestness of Shaw in his preoccupation with the shore and disease of society. He resembled Brooks. So ये गाल्सवर्दी के प्लेस के बारे में एक डेफिनेशन दी है R.H. कोट ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, R.H. कोट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द डोमेस्टिक प्रॉब्लम? निम्न में से कौन सा प्ले गाल्सवर्दी का डोमेस्टिक प्रॉब्लम से डील करता है? सो जॉय, अ फैमिली मैन, द फ्यूजिटिव, या फिर ऑल ऑफ द एबव? सो ये सभी प्ले गाल्सवर्दी के डोमेस्टिक प्रॉब्लम से डील करते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस गाल्सवर्दी रोड डीलिंग विद क्लास कॉन्शियसनेस, फैनाटिसिज्म एंड सब्सिक्वेंट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? ठीक है, तो गाल्सवर्दी के कौन से प्लेस डील करते हैं क्लास कॉन्शियसनेस से, फैंटिसिज्म से, सब्सिक्वेंट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से? सो ये सभी प्लेस डील करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से, जैसे स्टाइफेल एंड लॉयल्टीज, द स्किन गेम, द एल्डेस्ट सन। सो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। सो डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। द प्ले जस्टिस एक्ट 1 ओपन्स इन। ठीक है, प्ले जस्टिस गाल्सवर्दी का एक्ट 1 उसका ओपन होता है इन ए मॉर्निंग ऑफ जुलाई की मॉर्निंग का टाइम है ये। रॉबर्ट कॉक्सन इज ए मैनेजिंग क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द सॉलिसिटर्स जेम्स हाउ एंड हिज सन वॉल्टर हाउ। सो किस सीन से ये ओपन होता है, इनमें से आपको बताना है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, कॉक्सन ऑफिस रूम। ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। विच काइंड ऑफ पोइट्री एम्प्लॉयज द यूबिसेंट मोटिव, द फॉर्मूला ऑफ वियर्ड आर दी फॉर lamenting the past? So this is elegy. So the right option will be B, elegy. Next है क्वेश्चन नंबर 76। सेकेंडरी एपिक इज ऑल्सो नोन एज, सेकेंडरी एपिक किस रूप में जाना जाता है? सो लेजेंडरी एपिक के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, लीजेंडरी एपिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। In this type of essay, the essayist gives an explanation and personal opinions of an idea, themes or issue. The idea are presented through examples, definitions, comparisons and contrast. This type of essay is known as, इस टाइप के जो essays हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं? So expository essay. So the right option will be B. Next है क्वेश्चन नंबर 78। Who among the following has been called by Spencer the well of English underfilled? So स्पेंसर के द्वारा निम्न में से किसे द वेल ऑफ इंग्लिश अंडरफिल्ड कहा गया? सो चौसर को स्पेंसर ने कहा है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 79। द फर्स्ट एंड द लास्ट टेल इन कैंटरबरी टेल्स वर टोल्ड बाय, यानी कि कैंटरबरी टेल्स की जो फर्स्ट टेल है और जो लास्ट टेल है वो किसके द्वारा सुनाई जाती है? सो नाइट एंड पार्सन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए,
night and person. Next है question number 80. The time is out of joint. Occurs sprite that ever I was born to set it right. This speech is why. So ये speech is spoken by Hamlet in Hamlet, written by William Shakespeare. So the right option will be A. Hamlet से लिया गया ये quote. Next देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एंड एज आर्टिस्टिक फेल्योर. यानी कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले टी.एस. एलियट ने एक आर्टिस्टिक फेल्योर बताया है. सो उन्होंने हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेल्योर बताया है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए हैमलेट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82. हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस कहा है इंग्लैंड की किसने. सो टेनिसन ने मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस कहा है. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी टेनिसन. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83. इन हिज कंट्रोवर्शियल नोवेल द स्टैटिनिक वर्स सलमान रश्दी adapts major motive and plot element from dash such as a fall एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन. सो ठीक है, अपने एक कंट्रोवर्शियल नोवेल रहा है उनका स्टैटिनिक वर्स. उसमें सलमान रश्दी ने जो अपना मेजर प्लॉट है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है. तो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट से उन्होंने अडॉप्ट किया है. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी पैराडाइज लॉस्ट. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 84. हु वॉज मेड इंग्लैंड फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरियट इन 1668. यानी कि इंग्लैंड का फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरियट किसे बनाया गया था 1668 में. सो जॉन ड्राइडन फर्स्ट ऑफिशियल पोइट ऑफ लॉरियट रहे इंग्लैंड की. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए जॉन ड्राइडन. एंड फर्स्ट अनऑफिशियल पोइट ऑफ लॉरियट बेन जॉनसन थे. नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है. जैसे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब. यानी नीचे कुछ वर्ब दी जा रही हैं, उनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेलेक्ट करनी है. यानी वर्ब से नाउन फॉर्म सेलेक्ट करनी है वर्ब की, है ना. देखिए क्वेश्चन नंबर है 85. एक्सेल. एक्सेल क्या है, वर्ब है. इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा एक्सीलेंस. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी एक्सीलेंस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86. फ्री का जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा फ्रीडम. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी ग्रो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 87. ग्रो मीन्स क्या होता है, बढ़ना. तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हो जाएगा ग्रोथ. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी ग्रोथ. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88. इंश्योर का जो नाउन फॉर्म होगा वो हो जाएगा इंश्योरेंस. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए इंश्योरेंस. नेक्स्ट वर्ब है इनवाइट का जो नाउन फॉर्म इनविटेशन हो जाएगा. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी इनविटेशन. आपको फाइंड द इनकरेक्ट मैच, यानी कि आपको जो इनकरेक्ट मैच है नाउन का उसे फाइंड आउट करना है. यहाँ पे कुछ नाउन फॉर्म दिए हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दी हुई है नाउन की नीचे. उसमें से इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 90. सिंगुलर एंड प्लूरल. सो टोपेडोज दे रखा है यहाँ पे. कुक्कूज है ना. क्यूरियोस. कैंटोस. तो जो आपका जो इनकरेक्ट है वो है यहाँ पर आपको टॉपेडो, क्योंकि जो टॉपेडो है वहाँ पे यहाँ पे टॉपेडोज दे रखा है. जबकि क्या होता है अगर आपका ई एस लगा होता है यहाँ पे टॉपेडो का टॉपेडोज होता है, ई एस लगा होता है ना, तब आपका ये करेक्ट होता. सो आपका जो इनकरेक्ट है वो है ए वाला टॉपेडो. बाकी आपकी जो ये तीनों दे रखे हैं ये तीनों करेक्ट है, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है. जैसे कुक्कू का कुक्कूज होता है, क्यूरियो का क्यूरियोज होता है, कैंटो का कैंटोज होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए सिंगुलर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 91. एम्ब्रोज. सेनेरियोज. प्रोविजोस. वल्केनोज. सो द इनकरेक्ट है आपका वल्केनो में अगर यहाँ पर वल्केनोज होता है जैसे VOLCANOES. ठीक है, अगर ES लगा होता तो ये आपका करेक्ट होता. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. वल्केनो आपका इनकरेक्ट है यहाँ पर.
देखिए क्वेश्चन नंबर 92, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, स्टोरी स्टोरीज होता है, टॉय का टॉयज होता है, वैली का वैलीज होता है, स्टोरी का स्टोरीज होगा, यानी यहाँ पर IES होता तो आपका ये करेक्ट होता। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना, जो हमारा इनकरेक्ट है वो ये वाला है, बाकी ये तीनों ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ भी इनकरेक्ट देखिए, मंकी का क्या होगा, मंकीज होगा, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज होगा, सही है, रे का रेज होगा। सो आपका जो इनकरेक्ट है वो डी है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, इन सिक्योरिटी का सिक्योरिटीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94, पॉनी का क्या हो जाएगा, पॉनीज, सैलरी का क्या होगा, सैलरीज हो जाएगा, सेक्रेटरी का क्या होगा, सेक्रेटरीज हो जाएगा। तो ये तीनों ही सही हैं आपके, जो इनकरेक्ट है वो डी है। जनरी का जनरी होगा। ठीक है, केवल एस लगेगा, कैस एस लगा होता तो आपका सही होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल फ्रॉम द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स। यानी ऊपर भी हमने सिंगुलर प्लूरल किए थे, लेकिन वो इंग्लिश वर्ड से, यहाँ पर कुछ फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स दे रखे हैं। जैसे हमारी जो फॉरेन लैंग्वेज हैं इंग्लिश की, लैटिन और ग्रीक भाषा के कुछ वर्ड्स हैं, उनका आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो कॉरिजेंडम का कॉरिजेंडा होता है प्लूरल। ठीक है, क्रीमेटोरियम का क्रीमेटोरिया ही होता है, क्राइसिस का क्राइसिस ही होता है, डेटम का क्या होता है, डेटा। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, क्योंकि हमें ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि डेटम का डेटा होता है, डेटाज नहीं होता है ना। तो आपका जो हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, तो इनकरेक्ट आपका डी वाला है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96, सिंगुलर एंड प्लूरल। बैंडिट का बैंडिट ही होता है, बैंडिट्स भी होता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों सही हैं। बेसिस का बेसिस होता है, ब्यू का ब्यूक्स होता है, डेकोरम का डेकोरमा नहीं होता, डेकोरम्स होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 97, जैसे कॉप्स दे रखा है, कॉप्स का मतलब क्या होता है, सैन्य दल, है ना। तो जो क्रॉप्स है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, ये सेम ही रहता है ना। तो आपका जो इनकरेक्ट है वो यही हो जाएगा। बाकी आपका फल्क्रम, फल्क्रम्स, फ्लक्रा और मैस्ट्रो का मैस्ट्री भी होता है, और ये भी होता है मुसलमान का मुसलमान से होता है। तो ये तीनों यहाँ पर सही हैं, जो आपका इनकरेक्ट था वो ये था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98, सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए 98, रेडियस का क्या होगा, रेडी, है ना। रोस्ट्रम का रोस्ट्रा या रोस्ट्रम्स। सैनाटोरियम का क्या होगा, सैनाटोरिया, सैनाटोरियम्स। ठीक है, सो 3 आर करेक्ट, मतलब तीनों ही सही हैं, इनमें तो कोई मिस्टेक है नहीं है। जो आपका इनकरेक्ट है वो डी वाला है। जैसे कमांडर इन चीफ, तो इसका जो प्लूरल है वो कमांडर इन चीफ्स दे रखा है यहाँ पर, जबकि केवल कमांडर्स, मतलब दोनों में यहाँ पर प्लूराइजेशन कर दिया है, केवल कमांडर्स में ही एस लगेगी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। यहाँ पर ये वाले दोनों प्लूरल नहीं होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99, एनफ क्या है, डिटरमाइनर है या प्रोनाउन है या एडवर्ब है या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो डिटरमाइनर, सो ऑल ऑफ दीज आपका सही हो जाएगा। सो डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, कोई भी वर्ड के एक से ज़्यादा ग्रामेटिकल क्लास हो सकते हैं, यानी कि कोई भी एक वर्ड है वो डिटरमाइनर भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज है एनफ। ये नहीं है कि ये केवल एडवर्ब है। ठीक है, हम इसे किसी भी ग्रामेटिकल क्लास में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100, द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस, जैसे एच है, बाई, फ्रॉम, ऑफ, आउट, थ्रो, टिल, टू, ETC, आर, इन्हें ये किस कैटेगरी में आती हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशंस, क्या बोलते हैं हम इन्हें। सो ये सभी की सभी सिंपल प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 101, द एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट। जो बोस्ट है, बोस्ट का एग्जेक्टिव क्या बनेगा। सो इसका बोस्ट का एग्जेक्टिव हो जाएगा बोस्टफुल। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, बोस्टफुल। ठीक है, और ये PGT आपका 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 102। देखिए क्वेश्चन नंबर 102, द एडजेक्टिव कोवार्ड। कोवार्ड क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, हैज़ द नाउन फॉर्म। इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी, सो कोवार्डिस हो जाएगी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, कोवार्डिस। PGT 2010 में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, मोर देन वन स्टूडेंट वर एब्सेंट, नो एरर। सो यहाँ पर आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। सो यहाँ पर आपकी सी पार्ट में एरर है। सो सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104, मैन आफ्टर मैन आर कमिंग हेयर टुडे
नो एरर। सो यहाँ पर आपके बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर अगर आपका इज होता तो करेक्ट होता आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105, इट आर दीज स्टूडेंट्स दैट केम ऑन टाइम, नो एरर। यहाँ पर आपके ए पार्ट में एरर है, सो आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 106, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ट वर्ड। आपको मिस स्पेल्ट वर्ड फाइंड आउट करना है, TGT 2009 में पूछा गया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिस स्पेल्ट है, बाकी सभी यहाँ पे करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है EXPLANATION। ये नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करनी है, TGT 9 में ये पूछा गया है। रेस्टोरेंट की सही स्पेलिंग होती है RESTAURANT। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, रेस्टोरेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 108, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। यहाँ पर भी आपको जो करेक्ट स्पेल्ट है वर्ड उसे फाइंड आउट करना है। TGT 9 में आया है ये कंजप्शन। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ये सही है, बाकी सब गलत है। और कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग। नेक्स्ट नो, ए पर्सन हु नोज, एक व्यक्ति जो जानता है, ए लॉट अबाउट, बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है आर्ट के बारे में, गुड फूड, अच्छा भोजन, म्यूजिक ETC, यानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसे अच्छा खासा ज्ञान है, उसे कन्नोइजर कहते हैं, पारखी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु कल्टिवेट एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज द आर्ट विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज। यानी ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनली नहीं, सिर्फ शौक के लिए कोई मतलब कुछ भी करने लग जाता है, उसे डिलीटेंट कहते हैं, यानी प्रेम करने वाला। हर चीज़ से वो जिस चीज़ से भी प्रेम करता है वो करता है वो, सो उसे डिलीटेंट कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, डिलीटेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए, आंसर द क्वेश्चन 111 से 120 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। ठीक है, 111 से 120 क्वेश्चन आपको इस एक पैसेज को रीड करके उसके बेसिस पे देने हैं। ठीक है, ये पैसेज दे रखा है यहाँ पर, इसको पढ़ने के बाद 111 से लेकर 120 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। इन पैसेज दिया गया है यहाँ, PGT 2002 में पूछा था ये पैसेज। ठीक है, 120 तक इस पैसेज के ही हैं सारे क्वेश्चन, तो इसको पढ़ने के बाद हो जाएंगे। आप लोगों के पास बुक है ना इसकी, तो आप इस पैसेज को पढ़ के खुद से ही इसको कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 से 122, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको सेंटेंस पंचुएट करना है। जैसे देखिए 121, द सफर्ड फाइंडिंग हिज फ्लॉक डेस्ट्रॉयड, exclaimed, I have been rightly served, why did I trust my sheep to a wolf। so ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए, द सेफर्ड कॉमा फाइंडिंग हिज फ्लॉक डेस्ट्रॉयड, exclaimed कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I have been rightly served, why did I trust my sheep to a wolf, question mark or enclosed। so the right option will be A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ भी ये पंचुएट करना है। द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, इट एडवांस और इट रिट्रोगेट्स। सो द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, सेमी कॉलम, इट एडवांसेस और इट रिट्रोगेट्स, फुल स्टॉप। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 123, व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है। सो ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन। सो आप समझ गए कि नाउन क्या है, शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, यानी किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अ नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ प्लेस। सो प्लेस के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। अ नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ क्वालिटी। ठीक है, किसी क्वालिटी के नाम को भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कंडीशन, एक्शन और एनीथिंग वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल,
यानी कोई भी क्वालिटी हो, कंडीशन हो, एक्शन हो, या फिर कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। सो ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउन के बारे में सभी कथन जो हैं सत्य हैं। सो डी इज द राइट हियर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड। ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, आर प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी। ठीक है, द प्रोनाउन मस्ट बी यूज। इन नाउन के साथ जो प्रोनाउन है वो कैसा यूज होगा, तो वो सिंगुलर यूज होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, सिंगुलर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर और द प्रोनाउन इज जनरली। ठीक है, जब दो या दो से अधिक जो नाउन्स होते हैं, सिंगुलर नाउन्स, जब आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं, तो जो प्रोनाउन है वो जनरली कौन सी यूज होती है, सिंगुलर ही यूज होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, सिंगुलर। सो गाइज ये थे हमारे 125 क्वेश्चन जो हमने कर लिए। इसके साथ ही हमारा जो प्रैक्टिस पेपर 32 था वो कंप्लीट हो गया। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।